नमस्कार बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो कि क्लास 9th के साइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके कुछ असर्शन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और ये जो क्वेश्चंस होने वाले हैं, आप कोई भी अगर स्कूल एग्जाम देते हैं या कोई भी एग्जाम देते हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 10 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया असर्शन दिया गया है, रीज़न दिया गया है। तो असर्शन में दिया गया है सेल इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो क्या सेल जो है वो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होती है? तो बात बिल्कुल सही गई है कि सेल जो होता है वो क्या होता है, तो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होती है। रीज़न क्या दिया है इसके पीछे? जो रीज़न दिया गया है वो ये दिया गया है कि इट परफॉर्म्स, इट यहाँ पर कौन है तो सेल है, दैट सेल परफॉर्म्स फंक्शन लाइक रेस्पिरेशन। अब देखिए सेल क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है, ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन, क्लियरिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल एंड फॉर्मिंग न्यू प्रोटीन्स। तो क्या ये सारे फंक्शन सेल के होते हैं? तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो असर्शन तो सही था ही, इसके साथ ही साथ रीज़न भी सही था। और रीज़न में कहीं ना कहीं असर्शन का आपको एक्सप्लेनेशन दिखाई पड़ रहा होगा कि जो सेल है उसको स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ सिर्फ इसलिए बोला गया है क्योंकि सेल ये सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है। ठीक है, तो यहाँ पर असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, एज वेल एज एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो यहाँ पर अगर आप ए ऑप्शन को देखें तो ए ऑप्शन यही कह रहा है दैट बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सेलेक्टेड मटेरियल इन एंड आउट फ्रॉम दी सेल। तो देखिए आपको पता होगा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। अब होता क्या है कि सेलेक्टिवली परमिएबल इसको इसलिए कहा जाता है कि कुछ सेलेक्टेड पार्टिकल्स का ये इन और आउट अलाउ करता है, मतलब कुछ सेलेक्टेड पार्टिकल्स को अंदर आने देता है और कुछ सेलेक्टेड पार्टिकल्स को ये एग्जिट होने देता है, इसीलिए इसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर यही बात कही गई, तो ये बात बिल्कुल सही है। अब इसके बाद जो रीज़न दिया गया है, रीज़न क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ अ लिविंग मेम्ब्रेन एंड इज़ अ सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया था ऊपर असर्शन में, उसमें यही कहा गया था कि सेलेक्टेड मटेरियल को क्या करता है, एंट्री और एग्जिट होने देता है, बिल्कुल सही कहा गया था। और उसका रीज़न ये दे दिया गया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कैसी मेम्ब्रेन है, लिविंग मेम्ब्रेन है, और साथ ही साथ वो सिलेक्टिवली परमिएबल है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो रीज़न भी सही है, असर्शन भी सही है, और जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, असर्शन का। ठीक है, तो यहाँ पर असर्शन भी सही हो जाएगा, रीज़न भी सही हो जाएगा, एंड रीज़न इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो इस हिसाब से जो आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ स्वेल स्वेल्स, देखिए सेल की स्वेलिंग हो जाती है, कहा गया है व्हेन प्रेजेंट इन अ हाइपोटोनिक सोल्यूशन। तो देखिए 3 तरीके के सोल्यूशन होते हैं, एक हाइपरटोनिक होता है, एक हाइपोटोनिक होता है जो यहाँ दिया गया है, और एक आइसोटोनिक होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करें अगर आइसोटोनिक से, तो आइसोटोनिक के बारे में बता दें कि जो सेल होता है उसमें कोई भी शेप में चेंज नहीं होगा। ठीक है, शेप में कोई भी चेंज नहीं होगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन में, क्योंकि जितना मटेरियल एग्जिट हो रहा था उतना ही मटेरियल एंटर कर जाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन में। हाइपर में क्या होता है, हाइपर में जो सेल होता है वो श्रिंक हो जाता है। ठीक है, श्रिंक हो जाता है, याद रखिएगा। और श्रिंक क्यों हो रहा है, क्योंकि जो मटेरियल बाहर निकल रहा है वो ज़्यादा है और जो मटेरियल अंदर की ओर आ रहा है सेल के वो बहुत ही कम है। लेकिन अगर आप हाइपोटोनिक सोल्यूशन देखेंगे तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है, स्वेलिंग होती है। स्वेलिंग का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए सेल है तो सेल के अंदर जो मटेरियल जा रहा है वो ज़्यादा है और जो एग्जिट कर रहा है वो क्या है, लेस है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, सेल की स्वेलिंग हो जाती है। तो यहाँ पर हाइपोटोनिक सोल्यूशन में स्वेलिंग होती है, बात बिल्कुल सही कही गई है। और रीज़न क्या दिया गया है, रीज़न कहा गया है मोर वाटर मॉलिक्यूल्स एंटर द सेल देन दे लीव। तो वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा एंटर कर जाएंगे और लीव कम करेंगे, तो ये भी बात जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, तो असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही दिया गया है, तो इसका आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 4th क्वेश्चन कह रहा है, असर्शन पहले पढ़ते हैं, क्रोमोसोम्स आर विजिबल अंडर अ माइक्रोस्कोप व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड। देखिए जब सेल डिवाइड होने वाला होता है तो क्या होता है कि जो क्रोमोसोम है, ठीक है, वो विजिबल होता है जब उसको माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो। ठीक है, तो सेल के अंदर क्रोमोसोम विजिबल होता है कब, जब सेल जो होता है वो डिवाइड होने की स्टेज में होता है। और इसके पीछे जो रीज़न दिया गया है वो रीज़न में ये कहा गया है इन अ सेल विच इज़ नॉट डिवाइडिंग। तो अगर एक कोई सेल है जो डिवाइड नहीं हो रहा है, डीएनए इज़ प्रेजेंट एज अ पार्ट ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल। तो डीएनए किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो क्रोमैटिन मटेरियल के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो देखिए यहाँ पर जो असर्शन है वो तो बिल्कुल
सही था और रीज़न भी बिल्कुल सही है, लेकिन रीज़न में कहीं भी हम लोग को असर्शन का एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा कि असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, लेकिन रीज़न में करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हम लोग सही मान के चले। और देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि ये मतलब ये माइक्रोस्कोप के थ्रू विजिबल क्यों होता है डिवीजन के टाइम पे, तो देखिए होता क्या है कि ये बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड या बहुत ज़्यादा कंडेंस्ड फॉर्म में हो जाता है, डेंसिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से कंडेंस्ड हो जाएगा। ठीक है, ये कह सकते हैं कि इसकी जो डेंसिटी है इस पोर्शन की, या कह सकते हैं टाइटली पैक हो जाएगा, जिसकी वजह से जो क्रोमोसोम होता है ये विजिबल हो जाता है माइक्रोस्कोप में। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। तो ये इसका रीज़न था, लेकिन फिलहाल रीज़न गलत दिया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए कहा गया द सेल दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल। तो देखिए जिसके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होता है क्या उनको यूकैरियोटिक सेल कहते हैं? तो ये बात जो कही गई है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, बिल्कुल सही बात कही गई है कि जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, मतलब जिन ऑर्गेनेल्स में बाहर मेम्ब्रेन्स होती हैं उनको यूकैरियोटिक सेल कहा जाता है, और जिनमें मेम्ब्रेन नहीं होती है उनको प्रोकैरियोटिक सेल कहा जाता है। तो देखिए दूसरे में ही कह दिया गया दैट लैक्स मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, जिनके ऑर्गेनेल्स में मेम्ब्रेन नहीं होती उनको प्रोकैरियोटिक कहा जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो दोनों की दोनों जो असर्शन है, रीज़न है, बिल्कुल सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन यहाँ पर भी नहीं दिया गया है क्यों है। तो यहाँ पर भी जो ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, दैट इज असर्शन इज करेक्ट, रीज़न इज करेक्ट, बट एक्सप्लेनेशन इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। 6th क्वेश्चन कह रहा है द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच लैक्स राइबोसोम। तो देखिए दो तरीके के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, पहले तो याद रखिएगा। एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको बोलते हैं SER, ठीक है, और एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या बोलते हैं? तो RER बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या कहा गया है? विच लैक्स राइबोसोम। तो ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें राइबोसोम नहीं होता है, क्या उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं? तो हाँ, बिल्कुल सही है। और जिसमें राइबोसोम होता है उसको क्या बोलते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। अब रीज़न क्या दिया है? तो असर्शन तो सही है। रीज़न में कहा गया है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ मेनली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। अब देखिए प्रोटीन सिंथेसिस कौन करता है? तो प्रोटीन सिंथेसिस आपका करता है राइबोसोम। अब क्योंकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम है ही नहीं, तो प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ से कर देगा? तो ये जो रीज़न दिया गया है गलत है। तो प्रोटीन सिंथेसिस करता कौन है? तो RER करता है, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, तो फैट्स और लिपिड्स, ठीक है, फैट्स और लिपिड्स को सिंथेसाइज करने का काम किसका है? ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो यहाँ पर अगर देखा जाए असर्शन सही था लेकिन रीज़न गलत था। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दैट इज असर्शन इज ट्रू वेयर एज रीज़न इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 7 कह रहा है डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट इन लाइजोसोम। तो देखिए आपको पता होगा लाइजोसोम का एक और नाम है, क्या नाम है? सुसाइडल बैग बोलते हैं इसको। ठीक है, बताया हमने कई बार, MCQs डिस्कस किए हैं। ठीक है, नोट्स भी बताए थे, उसमें हर चीज़ डिफाइन करी गई, आप लोग उसको ज़रूर जाके देख लीजिएगा। तो इसको सुसाइडल बैग्स कहते हैं। और क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें क्या होते हैं, कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो खुद ही अपने आप को डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया? डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट इन लाइजोसोम्स आर वेरी पावरफुल, तो बहुत ही पावरफुल होते हैं, एंड कैन ब्रेक डाउन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। तो बिल्कुल सही बात कही गई। तो असर्शन तो बिल्कुल ही करेक्ट है कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल को क्या कर सकते हैं? ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है। और सेकंड में क्या कहा गया? दीज एंजाइम्स आर मेड बाय RER। अब ये जो एंजाइम्स है किसके बने हुए हैं? तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बने। ये भी बात जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कहीं भी रीज़न नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर भी बी ऑप्शन हो जाएगा कि असर्शन इज़ करेक्ट, रीज़न इज़ करेक्ट, बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया? 8th कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता होगा, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। तो देखिए कहा भी गया है माइटोकॉन्ड्रिया इज़ नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। बिल्कुल सही बात है कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोलते हैं। रीज़न में क्या दिया गया? रीज़न दिया गया माइटोकॉन्ड्रिया सिंथेसाइजेज एनर्जी। तो एनर्जी को सिंथेसाइज करने का काम सेल में कौन करता है? तो आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया करता है। और किस फॉर्म में करता है? तो ATP। अब कभी कभी पूछ लिया था कि ATP क्या होता है, तो ATP का फुल फॉर्म याद रखिएगा, एडिनोसिन। ठीक है, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट होता है। ठीक है, ट्राई
फॉस्फेट। बच्चे अक्सर इसकी स्पेलिंग गलत कर देते हैं एग्जाम्स में, तो एडिनोसिन है, SINE, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट है। इसकी आप लोग स्पेलिंग ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एनर्जी सिंथेसाइज करता है, लेकिन किस फॉर्म में, तो ATP के फॉर्म में। कभी कभी पूछा जाता है कि बताइए जो एनर्जी रिलीज़ होती है, जो एनर्जी क्रिएट होती है सेल में, उसकी यूनिट क्या होती है, तो उसकी यूनिट होती है ATP, ठीक है। नेक्स्ट पे यहाँ पर जो ATP ड्यूरिंग रेस्पिरेशन विच इज़ वाइटल फॉर वेरियस एक्टिविटीज़, तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ के लिए यही जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है और ये रेस्पिरेशन के दौरान क्रिएट होती है। तो ये जो असर्शन है ये भी सही है, रीज़न भी सही है, और रीज़न में जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया गया है, इसीलिए यहाँ पर जो A ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों कहते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एनर्जी क्रिएट करता है या सिंथेसाइज करता है, और किस फॉर्म में, तो ATP के फॉर्म में। तो यहाँ पर जो A ऑप्शन है दैट इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 क्या कह रहा है, 9 में कहा गया ल्यूकोप्लास्ट कंटेन्स वेरियस येलो एंड ऑरेंज पिगमेंट्स। तो जो ल्यूकोप्लास्ट है क्या उसमें येलो और ऑरेंज पिगमेंट्स होते हैं, तो ये बात तो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। 3 तरीके के आपने पढ़े होंगे, ठीक है। एक होता है क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड्स की बात हो रही है, तो क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट होता है, ठीक है। और तीसरा क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट मेनली ग्रीन पिगमेंट होता है, ठीक है, मेनली ग्रीन लीव्स में प्रेजेंट होता है। क्रोमोप्लास्ट मेनली फ्लावर्स में हो गया और फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है, कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं ये, ठीक है, फ्लावर में होगा या फ्रूट्स में होगा, ठीक है। और जो ल्यूकोप्लास्ट होता है मेनली ये रूट्स में होता है, और ये कलरलेस प्लास्टिड्स होता है या वाइट कलर का प्लास्टिड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कलर दिया गया है, येलो दिया गया है, ऑरेंज दिया गया है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, तो असर्शन तो गलत हो गया। लेकिन जो रीज़न है वो सही है, क्योंकि रीज़न में कहा गया है ल्यूकोप्लास्ट करता क्या है, फैट को, स्टार्च को और प्रोटीन को स्टोर करता है। तो याद रखिएगा ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या है कि ये फैट, स्टार्च और प्रोटीन को क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है, कौन, ल्यूकोप्लास्ट। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा असर्शन इज़ रॉन्ग बट रीज़न इज़ करेक्ट। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, D ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, दैट असर्शन इज़ फॉल्स बट रीज़न इज़ ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 में कहा गया, असर्शन दिया गया है प्लांट सेल हैव वेरी लार्ज वैक्यूल। बिल्कुल सही बात है, प्लांट सेल का जो वैक्यूल होता है बहुत ही बड़े होते हैं, ठीक है। अब इसमें रीज़न क्या दिया गया, इन प्लांट सेल वैक्यूल्स आर फुल अप ऑफ सेल सैप। तो जो वैक्यूल होते हैं वो सेल सैप से भरे होते हैं, इसीलिए बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं। तो यहाँ पर असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है, तो यहाँ पर A ऑप्शन सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11, इसको भी देख लेते हैं। इसमें कहा गया है, असर्शन में दिया गया है अमीबा एक्वायर्स इट्स फूड थ्रू एंडोसाइटोसिस। तो अमीबा जो है फूड कैसे एक्वायर करता है, तो आंसर है बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस से वो फूड इनगल्फ करता है, या मतलब ये कह सकते हैं फूड खाता है। लेकिन यहाँ पर जो रीज़न दिया गया है, रीज़न भी देख लेते हैं। रीज़न में कहा गया है अमीबा कैप्चर्स द फूड विद इन अ सेल सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड फूड वैक्यूल इनसाइड विच डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस। तो देखिए फूड का जो डाइजेशन कहाँ होता है, कहाँ पर होता है, तो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, जिसको फूड वैक्यूल कहा जाता है, वहाँ पर फूड का डाइजेशन होता है। तो देखिए दोनों अलग अलग तरीके के स्टेटमेंट दिखाई पड़ रहे हैं आपको, लेकिन दोनों स्टेटमेंट सही हैं। असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, और एक्सप्लेनेशन भी क्या है, इस एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नहीं है, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट अपने में अलग हैं बिल्कुल, ठीक है। तो असर्शन सही, रीज़न सही, लेकिन एक्सप्लेनेशन गलत, तो यहाँ पर B ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और याद रखिएगा जो एंडोसाइटोसिस होता है ये स्यूडोपोडिया से होता है, जिसको फॉल्स फीड भी कहते हैं, स्यूडोपोडिया, ठीक है। स्यूडोपोडिया को क्या कहते हैं, फॉल्स फीड कहा जाता है, और ये किसमें होती है, अमीबा में होती है, ठीक है। तो ये सारी बातें आप लोगों को फिलहाल याद रखनी है। तो ये क्वेश्चंस अभी हम लोग ने जो डिस्कस किए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जो कि आपके फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के थे। इससे पहले हम लोग कई सारे वीडियोस डाल चुके हैं, MCQs के डाल चुके हैं, नोट्स के डाल चुके हैं, ठीक है, असर्शन रीजनिंग के भी और केस स्टडी के भी आ चुके हैं। तो आप लोग प्लेलिस्ट पे ज़रूर जाइएगा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ की, और उसको जाके ज़रूर फॉलो करिएगा और सारी चीज़ें उसमें पढ़ के अपना रिवीजन बहुत अच्छे से करिएगा। तो अभी के लिए फ़िलहाल नहीं रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।